बहुजन समाज पार्टी में आखिर चल क्या रहा है। 1984 में जब काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, तब उसके पीछे दलितों को उनका राजनीतिक अधिकार दिलाने की बात थी। अभी 1 महीने पहले अचानक मायावती ने अपने सगे भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही मायावती जी ने अपने भतीजे को पार्टी से निकाल दिया, उनके सगे ससुर को पार्टी से निकाल दिया। सिद्धार्थ जी जो बहुत लंबे समय से बसपा के लिए काम कर रहे थे, उनको भी पार्टी से बाहर निकाल दिया। आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और कहा कि अब वो अपने ससुराल पक्ष से कोई राजनीतिक राय मशवरा नहीं करेंगे, अब वही काम करेंगे जो मायावती जी कहेंगी। उसके आधे घंटे के अंदर मायावती जी ने ट्विटर पर ही उनको पार्टी से लेने। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मायावती जी आखिर भाजपा और कांग्रेस दोनों से बराबर दूरी बनाकर राजनीति में कैसे सरवाइव करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा से उसकी नफरत इतनी ज़्यादा हो गई है सब मुसलमानों की, वो किसी भी कीमत पर, मतलब वो ये मानता है कि हमको ये बड़े दुश्मन को हराना है, छोटा दुश्मन आता है तो आ जाए। तो ये जो एक खतरा है, इस लड़ाई में इस तरह की पॉलिटिक्स करके मायावती जी क्या राजनीति करना चाहती हैं, इसे तो अभी थोड़े दिन देखना पड़ेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई। ये बैठक थी तमाम पदाधिकारियों की, तमाम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ऐसे नेताओं की जो कहीं ना कहीं पार्टी की नींव हैं। लेकिन इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। 2027 का चुनाव में भले ही समय हो, लेकिन जो पारिवारिक कलह चल रही है बसपा सुप्रीमो के घर में, उसको लेकर तमाम बातें भी निकल के सामने आ रही हैं और कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। भले ही आकाश आनंद की परिवार में और पार्टी में वापसी हो गई हो, लेकिन आज वो इस बैठक से दूर रहें। तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में समझ रखने वाले और इन मामलों को करीबी से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार परवेज़ अहमद जी हैं। सर, आपसे कुछ बातें जानेंगे कि बैठक अमूमन मायावती हर महीने, 2 महीने, 6 महीने पे करती रहती हैं। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के भी कोऑर्डिनेटर, तमाम पदाधिकारी बुलाए गए। 2027 के चुनाव में भले ही अभी दूरी हो, लेकिन इस बैठक से आपको क्या लगता है, पार्टी की मजबूती होने जा रही है या परिवार जो बिखर रहा है उसको एक संदेश देने की कोशिश है मायावती की कि पार्टी की कमान आज भी मेरे ही पास है? देखिए अरसलान जी, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जब राजनीति हुई थी 1984 में, जब काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, तब उसके पीछे दलितों को उनका राजनीतिक अधिकार दिलाने की बात थी और बहुजन समाज पार्टी ने इस काम को बखूबी किया भी। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। लेकिन 12 के बाद से, 12 के चुनाव से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में धीरे धीरे नीचे चली जा रही है। अभी 1 महीने पहले अचानक मायावती ने जी ने 1.5 महीने पहले अपने सगे भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। दिल्ली के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आए उसका उन्होंने प्रभारी बनाया, उसकी जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही मायावती जी ने अपने भतीजे को पार्टी से निकाल दिया, उनके सगे ससुर को पार्टी से निकाल दिया। सिद्धार्थ जी जो बहुत लंबे समय से बसपा के लिए काम कर रहे थे, उनको भी पार्टी से बाहर निकाल दिया। और इन दोनों से जुड़े हुए उन्होंने बार बार ये संकेत दिया कि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के मिशन की जगह अपने ससुराल पक्ष के लोगों की राजनीति कर रहे हैं, उनके प्रभाव में आके राजनीति कर रहे हैं। इससे बहुजन समाज पार्टी का मिशन प्रभावित हो रहा है। इसके उनके पास क्या सोच थे वो बेहतर है, वो इतने दिनों से पार्टी चला रही है, जाहिर सी बात है अलग अलग जगहों से बात निकल कर आई होगी और उससे मायावती का एक सख्त तेवर भी गया और ये संदेश भी गया कि मायावती जी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी। एक वर्ग को ये भी लगा और एक वर्ग को ये भी लगा कि आकाश आनंद जैसे युवा चेहरे को, जो अचानक अनुसूचित जाति के मतदाताओं में और युवा मतदाताओं में लोकप्रिय हो रहे थे, उनका परकतर दिया, उनको नुकसान कर दिया। तो 2 तरह की बातें निकल कर आई थी और वो थोड़ा सा शांत भी हो चली थी। लेकिन अभी 3 दिन पहले मायावती जी ने
अचानक एक फैसला किया। आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और कहा कि अब वो अपने ससुराल पक्ष से कोई राजनीतिक राय मशवरा नहीं करेंगे, अब वही काम करेंगे जो मायावती जी कहेंगी। उसके आधे घंटे के अंदर मायावती जी ने ट्विटर पर ही उनको पार्टी से लेने, उनका जो निष्कासन था वो ख़त्म करते हुए पार्टी में वापस ले लिया। ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। ये दलित मतदाताओं को अब एक वर्ग को ऊर्जा भी दे सकता है, लेकिन एक वर्ग को निराश भी कर सकता है कि बहुजन समाज पार्टी में आखिर चल क्या रहा है। अब ये बात चल ही रही थी, लेकिन आज मायावती जी ने एक बड़ी बैठक की। 300 से अधिक कार्यकर्ताओं को बुलाया, उन्होंने राजनीतिक बातचीत की और उस बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि 2027 का चुनाव पूरी ताकत से लड़ना है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों से बराबर दूरी बनाकर रखना है। यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, उसमें भी तमाम कयास लगाए गए कि एनडीए या इंडिया इस तरीके की बातें होती रही। दोनों तरफ से डोरे भी डाले गए। भाजपा चाहती रही हमारे खेमे में आ जाए, कांग्रेस चाहती रही मायावती हमारे खेमे में आ जाए, लेकिन मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। उसके बाद जो नतीजे शून्य रहे वो भी सबके सामने। उसके बाद अब 2027 का चुनाव आ रहा है। बहन जी, आखिर क्यों अभी भी भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस दोनों को अलग लेके चल रही है और दोनों को एक ही डंडे से हाँक रही है? देखिए, ये तो मैं इतने लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति और उनके नेताओं को देख रहा हूं अरसलान जी, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मायावती जी आखिर भाजपा और कांग्रेस दोनों से बराबर दूरी बनाकर राजनीति में कैसे सरवाइव करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। क्योंकि देखिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी हैं जो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं, लोग उनको हिंदू हृदय सम्राट कह भी रहे हैं, और उनकी राजनीति भी जो अभी हाल के दिनों में खासकर कुंभ के बाद हुई है, उनकी गवर्नेंस अलग हटा दीजिए, लेकिन जो पॉलिटिकल बात है उसको लाइए तो आपको लगेगा कि वो हिंदू हितों की रक्षा की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो इसमें कोई गुरेज नहीं करते हैं, खुलेआम करते हैं। ऐसे में जब मायावती ये कहती हैं कि हमें कांग्रेस भी नहीं चाहिए, हमें भाजपा भी नहीं चाहिए, तो आखिर मायावती किस बल पर राजनीति करना चाहती हैं या 2027 का चुनाव किस दम पर लड़ना चाहती हैं, ये तिलिस्मी है। और जब मायावती ऐसी बात करती हैं तो जो सेकुलर घराने हैं, जो उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है खास करके समाजवादी पार्टी, उसको ज़रूर एक आशा की किरण दिखाई देती है कि हो सकता है कि मायावती एक बार हमारे साथ फिर से गठबंधन कर लें, क्योंकि वो कभी सपा का नाम तो लेती नहीं है ऐसे मामलों में कि सपा से भी बराबर दूरी बनाना है, तो एक संभावना तो बनाए रखती हैं वो। ये एक ऐसा खेल है। लेकिन एक सवाल जो आप पूछ रहे हैं वो ये भी सवाल है कि जब बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी, तब कांग्रेस सत्ता में थी, लगातार सत्ता में होती आ रही थी और सत्ता के खिलाफ और दलितों के हितों को आवाज़ देने के लिए ये बात बहुजन समाज पार्टी खड़ी की गई थी, सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए। लेकिन अब तो 11 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस तो हाशिए पर चली गई है और कांग्रेस की स्थितियों को अगर सही ढंग से देखा जाए तो कई राज्यों में तो कांग्रेस के नाम लेवा भी नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस के खिलाफ बात करना बहुजन समाज पार्टी को कैसे ताकत देगा, जिस वोटर जिस दल के पास अब सिर्फ 9% वोट बचा हो, अंतिम वोट 2024 का है वो 9% वोट है। तो अगर 9% को 40 तक ले जाने के लिए अगर भाजपा और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाकर कैसे ले जा पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास 20% मुसलमान और 10% यादव तो ऑलरेडी है, वो इंटैक्ट है। तमाम इफ बट अभी भी तमाम इफ बट के बाद भाजपा से उसकी नफरत इतनी ज़्यादा हो गई है सब मुसलमानों की, जो मुस्लिम सामान्य मतदाता है वो किसी भी कीमत पर, मतलब वो ये मानता है कि हमको ये बड़े दुश्मन को हराना है, छोटा दुश्मन आता है तो आ जाए। तो ये जो एक खतरा है, इस लड़ाई में इस तरह की पॉलिटिक्स करके मायावती जी क्या राजनीति करना चाहती हैं, इसे तो अभी थोड़े दिन देखना पड़ेगा।
यहीं पर एक सवाल और निकल कर आता है कि मायावती मुसलमानों को लेकर वापस से एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर आ रही हैं। भले वो परिणामों में हारती हैं, उसके बाद उनका सारा जो ठिकरा है वो मुसलमानों के सर पे फोड़ती आई। अगर इतिहास के हम फैसलों की, इतिहास के जो परिणाम रहे उनकी बात करें, लेकिन जब वक्फ का मामला आता है, जब और किसी चीज़ का मामला आता है, मुसलमानों से जुड़ा मामला आता है, तो इसी भारतीय जनता पार्टी जिसकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, जिसकी केंद्र पर सरकार है, उस पर भी हमला करना नहीं छोड़ती हैं। देखिए, आप इस बात को समझिए कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हें समझना पड़ेगा। माइनॉरिटी, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी का जो राजनैतिक मनोविज्ञान है उसे भी समझना पड़ेगा। मुस्लिम मतदाता केवल ट्विटर पर रहने से, ट्विटर पर आपका पक्ष लेने से, आपके साथ आने से रहा, या उसकी साइकोलॉजी ली नहीं है। उसकी साइकोलॉजी ही ये है, राजनीतिक मनोविज्ञान ही ये है कि जो आदमी उसकी खुलकर बात करेगा, जो उसके साथ सड़क पर आने का दावा करेगा, भले वो झूठा हो, वो उसके साथ चला जाता है। तो ये जो सियासी मनोविज्ञान है, शायद मुझे लगता नहीं है कि मायावती जी इसको समझ पा रही हैं ठीक से। मुसलमानों के इस सियासी मनोविज्ञान को ट्विटर पर विरोध करके आप अगर ये सोचती हैं, वो ये सोचती हैं कि मुसलमान मतदाता हमारे साथ आ जाएगा, तो मुझे तो इसमें डाउट है। यानी इस काम में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अभी भी बसपा से आगे है मुसलमानों को अपनी तरफ लाने में, और महज़ ट्विटर से छोड़ सियासी बयानबाजी हो या फिर कोई धरना हो, कोई प्रदर्शन हो, या फिर मौक़ों पे जाना, चाहे संभल की बात करी जाए या बहराइच में हुआ उसमें जाए, तमाम डेलीगेशन समाजवादी पार्टी के पहुँचे। लगता है आपको अभी भी समाजवादी पार्टी बसपा से इस मामले में ऊपर है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। देखिए, मुसलमानों की साइकोलॉजी, राजनैतिक साइकोलॉजी को उत्तर प्रदेश के इस कंसर्न में समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई नहीं समझता है। और समाजवादी पार्टी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि मुसलमानों को राजनैतिक शो ऑफ का शौक है। वो दीर्घकालिक परिणामों की कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, वो राजनैतिक शो ऑफ का लाभ लेना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी ये मुसलमानों के साथ कर रही है, इसमें किसको संदेह है। एक अंतिम सवाल पर आते हैं और वापस अपने मुद्दे पे, अपने टॉपिक पर आते हैं, समाजवादी पार्टी से इतर बसपा पर। परवेज़ जी, एक सवाल ये भी है कि राजनीतिक भविष्य जो है मायावती का, वो आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि 2027 का चुनाव तो है, लेकिन बिहार में भी चुनाव है, अन्य राज्यों में भी चुनाव है, तो आपको क्या लगता है जो शून्य पर, चाहे वो संसद की बात हो या विधानसभा में एक सीट की बात हो, जो बसपा का इस समय रिजल्ट है, जो परिणाम हैं, क्या आपको लगता है कि बसपा अब वापस उभर पाएगी आने वाले समय में? देखिए, इस बात को क्या कहते हैं, अरसलान जी, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो बैकवर्ड समाज है वो बहुत हद तक अब भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर हिंदुत्व और हिंदू थॉट के हिसाब से चलने लगा है। और जब तक बैकवर्ड उनके साथ चला गया है, तब तक मायावती जी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, मुझे इसमें बिल्कुल संदेह लगता है। मायावती जी जब तक खुलकर सड़क पर नहीं आएंगी, उनके कार्यकर्ता खुलकर सड़क पर नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे और वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक मुझे लगता नहीं है कि मायावती जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बहुत ताकत बनने वाली है। मॉल एवेन्यू में बैठकें करने से कुछ नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। देखिए, अब जो दलितों का, आप काशीराम साहब का एक जुमला अगर आपने पढ़ा हो या सुना हो, उस समय आप पत्रकारिता में नहीं रहे होंगे, वो कहते थे कि हमारा समाज बिक जाता है। पिछले 7 से 8 साल हो गए आई थिंक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गल्ला, बिजली, पानी उन्हें मुफ्त दे रही है। इस जो लाभ है, जिसे लाभार्थी वर्ग कहा जाता है, बौद्धिक लोग कहते हैं, इस लाभ को वैचारिक आधार से काटने के लिए लगातार पंचायतों की ज़रूरत है, और बहुजन समाज पार्टी के पास न कोई ऐसा नेता है और न इस समय ऐसी कोई नीति दिखाई देती है कि वो दलित समाज इस लाभ को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो। तो वो और आकाश आनंद, भले वो उनके भतीजे हैं, चीज़ें हैं, लेकिन बसपा जो खड़ी हुई थी वो गांव और गलियारों में कॉर्डर मीटिंगों से खड़ी हुई थी, और कॉर्डर मीटिंगों का कोई बहुत प्रभाव तो कम से कम दिखाई अभी नहीं दे रहा है। अब अगर कुछ दिखने लगे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यंग भारत टाइम्स को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आपका आभार। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये वरिष्ठ पत्रकार परवेज़ अहमद जी को सुन रहे थे। साफ तौर पर मॉल एवेन्यू में बैठकें हों या मायावती का अपने तमाम नेताओं के साथ बंद कमरे में चर्चा करना हो, परवेज़ अहमद जी का साफ कहना है कि इससे बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी का उत्थान नहीं होने वाला है। बसपा को चाहिए कि वो तमाम, चाहे वो दलित वर्ग के मामले हों या फिर मुसलमानों के मामले हों, इनके मामलों को लेकर वो सड़क पर उतरे और यहाँ से लेके सदन तक की जो आवाज़ है वो बुलंद करे। उसके बाद ही 2027 का जो चुनाव है, जिसके लिए तैयारियां और कमर कसी जारी है, तब कहीं ना कहीं जाके बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो भी बढ़ेगा और जो राजनीति, डूबती हुई राजनीति है, उसको भी कहीं ना कहीं सहारा मिलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ यंग भारत के लिए अरसलान समदी।